जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज कुछ मुद्दों पर बात करनी है और बात है जो पाकिस्तान से युद्ध के हालात बने हुए हैं उस विषय में। एक तो एक मैसेज वायरल हो रहा है कि भैया 2017 से 2025 में जो भी ताज़ा रिटायर हुए हैं उन सैनिकों को सरकार वापस बुलाएगी। एक मैसेज तो ये वायरल हो रहा है। और मुझे भी कैसे पता चला, अभी एक हमारा जवान था जो छुट्टी से लेट हुआ था कुछ दिन पहले और डिप्रेशन में आकर लेट हो गया। फिर वो दोबारा बाद में गया तो फौज ने उसको लिया नहीं, तो उसका केस एएफटी में चल रहा है। तो उसने मेरे को फ़ोन किया कि सर मेरा केस तो चल रहा है लेकिन लंबा हो गया है, क्या आप आर्मी हेडक्वार्टर में कहीं भी बात करके मेरे को भिजवा दो, क्योंकि मैं देश के लिए लड़ना चाहता हूँ। मैंने बोला भाई ऐसे तो कोर्ट केस के बगैर आप जा नहीं पाते। बोले नहीं सर, आजकल तो लेटर आया हुआ है हमारे गांव में, सोल्जर बोर्ड से कोई लेटर आया हुआ है जिसमें 2017 से 25 तक बंदे वापस जा रहे हैं। जब उनको बुलाया जा रहा है तो हमें बुलाना चाहिए। और सबसे मेन बात उन्होंने ये बताई कि सर इस मैसेज के बाद बहुत से लोग अपना मेडिकल बनवाना शुरू हो गए हैं, यानी फिट फॉर हैं, पेंशन ले रहे हैं, लेकिन कुछ बंदे मेडिकल बनाना शुरू कर रहे हैं कि लड़ाई में नहीं जाना पड़े। तो एक तो टॉपिक ये ठीक है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो पेंशन लेने के बावजूद जब देश पर मुसीबत आ रही है तो अपने हाथ खड़े कर रहे हैं। वैसे मैं बताऊंगा कि ये लोग कौन है। ये सेना में रहकर भी इन्होंने कभी भी ना कोई युद्ध अभ्यास किया, ना कभी ड्यूटी दी, ना कभी हथियार चलाया। बहुत बड़े बड़े रैंक लेकर आए हैं लेकिन कभी किसी लड़ाई का नाम सुनते ही पेंटे इनकी गीली हो जाती है। तो वो लोग भी हैं, तो उस चीज़ पर भी चर्चा करेंगे। दूसरा विषय कि बीएसएफ का जवान पिछले 9 दिन से लगभग पाकिस्तान की कैद में है। वो बंदा आज तक पाकिस्तान में छोड़ा नहीं। उसके बदले में कल सुनने में आया था कि एक पाकिस्तान के एक रेंजर को, जैसे हमारे यहाँ बीएसएफ सीआरपीएफ जो भी बोलते हैं, वहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो उनकी होती है, उनका जो सिपाही को रेंजर बोलते हैं, वो एक पकड़ लाए और हमारी मीडिया ने शुरू कर दिया जी बदला ले लिया, बराबर का हो गया मामला। यहाँ एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जब बात सिपाही पर आती है, जवान पर आती है, तो देश की भांड मीडिया तुरंत उसको बराबरी का मुद्दा बताकर ठंडे बस्ते में डाल देती है। इस जवान की आवाज़ मीडिया ने उठाई क्यों नहीं? क्या इसका परिवार नहीं है? क्या ये भारत देश का नागरिक नहीं है? इसी की जगह अगर कोई अफसर होता, किसी नेता का बच्चा होता, तो अब तक सरकार ने ठोस कदम कोई पिन मार दी होती पाकिस्तान को और उसने हमारे को सौंप दिया होता बंदा। जैसे कुछ दिन पहले ही आपको पता होगा कि अभिनंदन वाला केस आपने सुना होगा। क्यों? अधिकारी थे, फाइटर उससे गए थे और वहाँ अरेस्ट हो गए थे और मात्र 56 से 58 घंटों के अंदर पाकिस्तान ने उसको वापस सौंप दिया। क्यों? उस समय हमारी सरकार, यही मोदी जी थे जिन्होंने कई जगह भाषण में कहा भी कि ऐसे ही नहीं सौंपा, हमारी रणनीति और हमारी पता नहीं क्या क्या बताया था। तो आज क्या वो रणनीति नहीं है? क्या आज क्यों 8 दिन से एक जवान वहाँ है? क्या उसका हिंदुस्तान में जब चीज़ें ठीक है, पेमेंट में डिफरेंट है, सुविधाओं में डिफरेंट है, लेकिन किसी की जान में तो डिफरेंट होना नहीं चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान में आम आदमी की ना ही तो कोई जान सलामत है, चाहे बाहर ले लो, पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार ले लो या और भी कुछ मामले ले लो, हर जगह सामान्य आदमी की जान का कोई कीमत नहीं है। हालांकि सब बराबर नहीं है। ये नहीं कि हमने कह दिया तो कि भाई सारे अफसर और सारे नेता ही बराबर हैं। नेता एक लाल बहादुर शास्त्री जी होते थे जो विदेश में, उन्होंने ये कहा था कि भाई फटी बनियान क्यों पहरे हूँ कि मेरे देश में भूखे नंगे घूम रहे हैं, इसलिए मैंने ये फटी बनियान पहरी है, मुझे इसकी कोई शर्म नहीं है। वो भी नेता थे।
अधिकारी सब एक जैसे नहीं है। हमारे जनरल करीपा साहब का नाम आपने सुना होगा, उनके लड़के भी सैम अभिनंदन की तरह पाकिस्तान में कैप्चर हो गए थे। और उस समय के पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे, जो अपने साहब के साथ नौकरी करे हुए थे, हिंदुस्तान से ही गए थे वो, वहाँ जाकर फिर वो बने थे। तो उन्होंने और उनकी वाइफ ने उनके बच्चे से मुलाकात की और जनरल साहब को संदेश भिजवाया कि भाई हम आपके बच्चे को छोड़ देंगे और बाकी को रहने दो और कुछ हमारी बातें मानो, फलाना दिखना, इस तरह के ऑफर दिए थे। जनरल साहब को फ़ोन किया था, जनरल करीपा साहब ने ये कहा था कि भैया वो जो सारे पकड़े हुए बंदे हैं वो सारे ही मेरे बेटे हैं, मेरा बेटा मेरे लिए स्पेशल नहीं है, छोड़ना है तो सबको छोड़ो, नहीं तो रखो, हम अपने स्तर पर छुड़ा लेंगे। वो भी जनरल थे। सब नेता एक जैसे नहीं है। आपने देखा होगा एक प्लेन हाईजैक में एक नेता की बच्ची के लिए कितना बवाल हुआ था, आतंकवादी छोड़ दिए गए थे। जब बात लड़ाई की आती है, बात अपनों की आती है, तो ये जितने ढकोसले हो रहे हैं ना देश में, ये कहीं नहीं होते हैं। अभी देश युद्ध की बात कर रहा है तो सामान्य आदमी तो हमेशा उसका खून खोलता है, खासकर एक सैनिक, एक योद्धा तो हमेशा तैयार रहता है लड़ाई के लिए। ठीक है, जितने भी हमारे सैनिक हैं फर्स्ट लाइन पर, जैसे एक मैंने कुछ दिन पहले एक बार वीडियो देखा था, एक भाई ने डाला हुआ था कि देश के लिए लड़ने वाला, वास्तव की जो लड़ाई में हमेशा, मेरा जो चैनल भी बंद कर दिया गया हमारे अधिकारियों के द्वारा, 8 लाख फॉलोअर्स थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को, जाएंगे हम भी, कोर्ट में भी जाएंगे, लेकिन इस लड़ाई के माहौल में हमारा स्वार्थ हमें इजाज़त नहीं देता, या हमारा ब्लड हमें नहीं कहता कि आप इस समय जाओ, वो हमारी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। लेकिन उसमें भी मैं हमेशा जवानों की बात उठाता था कि फ्रंट लाइन पर अगर कोई बोलते थे ना कि जवान ड्यूटी दे रहा है, पूरा देश आराम से सो रहा है, लेकिन फिल्मों में और हकीकत में दिखाया क्या जाता है कि वहाँ कोई जनरल साहब या ब्रिगेडियर साहब ड्यूटी दे रहे हैं क्या? वो सिपाही ड्यूटी देता है सेना का। वो सिपाही बेचारा जब छुट्टी आता है, ट्रेन में सफ़र कर रहा होता, आप उस सिपाही को सीट तक नहीं देते। किसी ऑफिस में चले जाओ, पुलिस सिपाहियों का बाप बनने की कोशिश कर रहे हैं। आज क्यों नहीं भेजते इस पुलिस में? बहुत ज़्यादा, मतलब अगर इनके पास वही है, अपने आप में बहुत ही सोचते हैं कि हम तो फौज से ज़्यादा ड्यूटी देते हैं, तो इनको बॉर्डर पर, मैं तो कह रहा हूँ कि पूर्व सैनिकों के पहले इनको बुलाना चाहिए। हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ कि पूर्व सैनिक तैयार रहें, इसमें 17 से 25 ही नहीं, अगर देश पर मुसीबत आती है, जंग लंबी चलती है, तो धीरे धीरे पहले जैसे 2 साल, फिर 3, 5 ऐसे कंटिन्यू बढ़ता जाएगा, जैसे कि जैसे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर कह रहा हूँ यहाँ बीच में एक टॉपिक कि युद्ध में लाभ और हानि दोनों देशों को ही सहनी पड़ेगी। इसमें बहुत से हमारे व्यापारी, बहुत से बड़े लोग ये चाहते हैं। अभी एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक वीडियो में ये चलाया जा रहा था कि जी 2002 के आसपास जब संसद का में हमला हुआ था, उस समय अटल बिहारी जी ने सेना बॉर्डर पर तैनात कर दी थी, और बस बॉर्डर पर रखे रखे ही दुश्मन की कमर टूट गई थी, क्योंकि दुश्मन की फौजें भी बॉर्डर पर पड़ी हुई थी, तो उनके पास धीरे धीरे उनका मनोबल टूट गया था। ऐसा नहीं है। ठीक है, वो दोनों ही देश अगर बॉर्डर पर पड़े रहते हैं सेनाएं, तो दोनों का ही धीरे धीरे होता रहता है। इससे अच्छा तो हम ये कहते हैं कि बार बार इन घटनाओं से अच्छा है एक बार जितना जल्दी हो सके इन चीज़ों को डिले ना करके अच्छे से, जैसे पहले लाहौर में झंडे गाड़े थे, और गाड़े और उस पर फिर समझौता नहीं करें, उसको अपने हिस्से में मिलाएं। कोई भी वर्ल्ड नहीं बोल सकता, कोई भी ह्यूमन राइट या कोई भी बाहर का यूएनओ नहीं कह सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी ही हमारा हिस्सा है, और इंग्लैंड ने हमारे 2 फाट कर दिए थे। तो इसके एक बार उससे अच्छे से पवित्र करो और मिला लो, बार बार की टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी, फिर आराम से अपने जियो। एक हिंदुस्तान बड़ी महाशक्ति भी बनेगा, लेकिन इसमें बलिदान तो देना पड़ेगा। अब बलिदान की बात आए तो दे कौन? बस न्यूज़ में निकल गया जी पाकिस्तान के जनरलों ने बच्चे बाहर भेज दिए, उधर से वो भी कह रहे होंगे कि हमारे भी बड़े बड़े लोग बाहर भेज देंगे। तो मरेगा कौन, लड़ेगा कौन? आम आदमी। लेकिन उस आम आदमी की कदर क्यों नहीं होती, जो दिन रात पीस स्टेशन में भी, चाहे सर्दी हो या गर्मी, लेह ग्लेशियर, कहीं भी अगर कोई खड़ा है तो सिपाही खड़ा है,
लेकिन उस सिपाही की कदर क्यों नहीं होती? पॉइंट यहाँ है। बाकी आम आदमी को तो अभी राजनीति से फुर्सत नहीं है। जैसे एक राकेश टिकैत और उनके भाई नरेश टिकैत ने कह दिया जी हम तो किसान हैं, पाकिस्तान के किसान भी हैं, वहाँ का पानी उनकी फसलों का बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा। अगर इनके परिवार का कोई बच्चा मर जाता, देशों की बात तो छोड़ो, अगर कोई पड़ोसी आपके बच्चों को मार दिया, कोई पड़ोस का गांव का कोई मार जाए, तो उस गांव वालों को पानी नहीं दोगे तुम? वहाँ तुम्हारी किसानी हम देख लेते हैं। कल अगर तुम्हारे बच्चों को कोई मार दे, तुम्हारी तो आज एक छोटी सी पगड़ी उतार दी तो तुम तो बदला लेने के लिए तैयार हो रहे हो, और वहाँ 26 आदमी मार कर तुम उनको बोल रहे हो कि उनको पानी दो। इंसानियत दिखा रहे हो। इंसानियत यहाँ भी दिखाओ ना। तो अपने दिमाग, ठीक है, एक बंदे के मुंह से मैं मानता हूँ कि पता नहीं कैसे निकल गया होगा उससे, नरेश जी के मुंह से निकला, राकेश जी ने समर्थन कर दिया, दो को निकल गया, चलो भाई वो तो भाई भाई है, भाई भाई का साथ देगा कैसे भी, किसी भी परिस्थिति में। लेकिन और सेकुलर न्यूज़ बना रहे हैं उसको, जी हाँ इंसानियत तो यही कहती है, क्योंकि वो तो बैठे हैं। इंसानियत, वो इंसान है क्या? लगातार 1947 के बाद से हमें नुकसान पर नुकसान किया जा रहा है, और हम उसको इंसानियत के नाते करते रहे। उस आदमी से पूछो जिसका खुद का परिवार का कोई बंदा गया हो। हालांकि बात अभी एक हरियाणा के जो लेफ्टिनेंट साहब मरे हैं उनकी वाइफ की भी आ रही है, जी उन्होंने तो इंसानियत का पाठ इसीलिए पढ़ा दिया। उनके माँ बापों से पूछो, उनकी तो शादी हुई थी, 7 ही दिन हुए थे, घूमने गए थे और उन्होंने तो अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी। लेकिन उनके माँ बाप से पूछो जिनका बच्चा गया है, असली चीज़ वो बदला चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो ये समय एकजुट रहकर इन चीज़ों को, बातों को न करके सही जगह में रहें। रही बात, जैसे मैंने कहा, पूर्व सैनिकों का जाना निश्चित है, लड़ाई होगी तो, क्योंकि कमज़ोर से कमज़ोर आदमी भी आपका नुकसान मरते मरते नुकसान करते हुए ही मरेगा। तो लाभ आने की चिंता पूरे देश को होनी चाहिए। ठीक है, आप किसी भी तरह सेना का सपोर्ट करें, इस समय मनोबल ना तोड़ें, और ख़ासकर जवानों का जिनको फ्रंट लाइन में लड़ना है। आज 8 दिन से मेरे पास भी बहुत सैनिकों का, उनके परिवारों का, सब कार्य जी बीएसएफ का जवान है, वो वापस नहीं आ पाया। इस पर देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री बीएसएफ के वो एक बंदे को ले आई तो बहुत है। बदला ही लेना था तो लेना था ना। जैसे एक बार 2 बंदों का सिर काट कर ले गए थे पाकिस्तानी, आपको याद होगा ना, पाकिस्तान की जो बैट थी, और जब हमारी फौज ने बदला लिया तो 5 को मारा और 3 के सिर काट के लेके आए। तब तो बोलेंगे भाई 1 के बदले 10 लाने वाले हो, आज तुम 1 के बदले 1 को चलते को पकड़ कर बोलो जी बराबरी का हो गया। ये हमारी न्यूज़ है। तो ये न्यूज़ पल पल में बस खबरें चल रही है, युद्ध शुरू हो गया, ये कर दिया, फलाना कर दिया। भैया आर पार का मतलब है, जब जिस दिन बॉर्डर पार सेना हो जाएगी, झंडे लाहौर में गड़ जाएंगे, वही होगा युद्ध, और ये होकर रहेगा। अब इसमें तुम गणित लगाओगे कि देश, दूसरे आदमी तो यही चाहते हैं देश लड़े, आर्थिक स्थिति, ये वो आदमी बोले जिनका बच्चा इस लड़ाई में या इस घटना में एक बच्चा हो और वो चला गया हो, या भविष्य में तुम्हारे बच्चे जाएं, तब तुम बोलना कि हमें शांति चाहिए। बजट देखना, क्या करोगे उस बजट का जब तुम्हारे कल घूमने जाओगे जी, कश्मीर छोड़ दो, क्या क्या छोड़ोगे? फिर आपको दिल्ली छोड़ना पड़ेगा, बंगाल छोड़ना पड़ेगा, बिहार छोड़ना पड़ेगा, राजस्थान बॉर्डर छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़कर फिर दूसरी जगह चले जाओ, शांति चाहते हो तो। ठीक है, इसलिए फिर कह रहा हूँ बीएसएफ को, हालांकि बीएसएफ हो या सेना हो, बोल दिया जाता है फ्री हैंड है, फ्री हैंड है। एक कहानी आपने सुनी होगी, एक बार एक सैनिक हमारा, ये जब ये सर काटने वाला हुआ था तो पाकिस्तान में चला गया था, एलएमजी उठा के ले आया था, लेकिन हमारे वहाँ सेना डिसिप्लिन में इतनी मंदी हुई कि उस बंदे का कोर्ट मार्शल करने के लिए तैयार हो गई थी। ये तो बंदे तो अभी भी हैं, बहुत से हैं जिनको आदेश दे दिया जाए, रात रात में एक नहीं हजारों सैनिक ठाकर ला देंगे। उससे पहले भी आपने देखा होगा इनकी सेना तो सरेंडर तुरंत ही हथियार डालती है। दम नहीं है हिंदुस्तानी सैनिकों का, वर्ल्ड में नाम है हिंदुस्तानी सैनिकों का। लेकिन बस ये है कि हिंदुस्तानी सैनिकों को जो चीज़ें मिलनी चाहिए, जिनके लिए हम लड़ते आ रहे हैं, आज के समय में भी बहुत से अधिकारी उन चीज़ों को मानते हैं, लेकिन चंद एक अधिकारी अभी भी नहीं सुधरे हैं। वो तो अभी भी, जैसे अब मैंने कल परसों भी बताया था कि रविंद्र फौजी के ऊपर, भाई इनको गिरफ्तार कर लो। अरे तुम हमारे को, आज सैनिकों को ज़रूरत है देश को लड़ने के लिए, हमारे जैसे ही सैनिक फ्रंट लाइन पे जाने के लिए भी तैयार है। आज
मुझे पता है अभी भी जो चाहे बड़े रैंक से आ गया हो, जैसे वो बंदे की बात कर रहा था मैं, अब ये टॉपिक तो लगभग समझ में आ गया होगा आपको कि 100% युद्ध होगा। कई मेरे पास कल फ़ोन भी आ रहे थे बहुत से, हम एक माताजी थी कि जी मेरा तो एक ही बच्चा है, क्या होगा उसका, अग्निवीर था उसका बच्चा। तो अग्निवीर को तो शायद फ्रंट लाइन में अभी जहाँ तक उम्मीद है भेजेंगे भी नहीं, और भेजना भी नहीं चाहिए। अग्निवीर से अच्छा तो जो हमारे सैनिक हैं, और जब कोविड के अंदर आपने रिटायरमेंट को होल्ड कर दिया था, तो अगर ऐसी स्थिति है तो जो अब रिटायरमेंट हो रहे हैं उनको क्यों नहीं होल्ड कर रहे हो आप? ये प्रश्न तो हम रक्षा मंत्री जी से, हमारे सेनाध्यक्ष से पूछें कि चाहे वो फेक मैसेज है या वो तो झूठा है, कुछ भी है, लेकिन ये हकीकत है। लड़ाई जैसे जैसे बढ़ेगी, अगर वैसे तो हमारी सेना उससे बहुत ज़्यादा है, लेकिन युद्ध होगा, युद्ध में क्या स्थिति होंगी आगे पता नहीं कौन देश किसके साथ खड़ा हो जाए। युद्ध होगा तो हो सकता है तीसरा महायुद्ध भी हो जाए, तो उस समय सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। एक हमारे वो मुत्सु साहब जो बोलते रहते, बख्शी साहब की ऑलरेडी सेना डिफी है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए अब रोक क्यों नहीं देते हो? लेकिन हर जगह बजट ही है, अगर किसी को रोक दिया, वो अगर 24 में आ रहा है और उसको रोक दिया तो उसको नाइक सुबेदारी देनी पड़ेगी। अभी भी देश पैसा देख रहा है, तो भैया कम से कम अब उनको रोक दो। जरूरत पड़ती है तो अब बुलाओ, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल जितना भी है, जो फिट फॉर सैनिक आएंगे, जो झूठी कैटेगरी लेके भी बैठे हैं उनको भी बुलाओ। वो साला कम से कम लंगर ड्यूटी संभालेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे, हमारे जैसे सैफन हैं जो लड़ेंगे। अरे वो डोलू पकड़ने वाले जो अभी भी नहीं छोड़े हैं आपने, 1,80,000 डिफी सेना तो बता दी। फिर मेरे इस बयान पे आप बहुत से लोग बोलेंगे जी ये कह रहे हैं, ये हकीकत है कि अभी भी वो दिल्ली में डोलू वालों को नहीं भेजा, और भेज भी दोगे तो 2002 की जो अटल बिहारी की सेना की बात हो रही थी, उस समय मेरी भी रेजिमेंट में बहुत से अंडी फंडी, जब उनको ये बोलते हैं अंडी फंडी को बुला लो जी। अब हमारा जो मूवमेंट होता था, हमारा तो लाइफ माइन के साथ, और इंजीनियर का तो बहुत डेंजर काम है, तब उनको आगे पीछे करके बीच में लाइफ माइन के जब समय आता था ना, पेशाब लग जाता था, एमएच में भाग जाते थे। अरे जब उन्हें बेचारों ने कभी ड्रिल की नहीं, फिर हमने खुद कहा कि भैया इनको एडम में रखो या पीछे रखो, फालतू में मारे जाएंगे। जिनको पता ही नहीं, 10-10 साल से वो जब से भर्ती हुए हैं, 20-20 साल उन्होंने वहीं काट दी, तो उनसे तो अच्छा आज हम रिटायर होने के बावजूद भी मैं अपनी कोई ड्रिल नहीं बोल रहा हूँ। मेरी यूनिट की जो भी एक्सरसाइज होती थी, आज भी अगर मेरे को कराया जाए तो मैं उनसे अच्छा तो अभी भी कर दूंगा, और मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर होता है तो हम जाएंगे। हाँ, लेकिन जाने से पहले ये ज़रूर कहूँगा कि सेनाध्यक्ष जी इस चीज़ को, ये अपना स्वार्थ निजी अब छोड़ दो। हम फिर कह रहे हैं कि हमें, आप अच्छी बात है, आप अधिकारी हो, बनकर गए हो, आपको आपके बच्चों को भी चाहिए, आपको भी चाहिए, चाहो तो सिविल सर्वेंट भर्ती कर लो। इस चीज़ों की बहस अभी मेरी कल परसों पुलिस से भी चल रही थी। ये पुलिस महकमे में भी ये चीज़ें सुधरी नहीं है। कभी कोई बहस हुई थी तो उसमें पुलिस के जवान बोल रहे थे कि अरे आईपीएस का मतलब आप नहीं समझते हो, आईपीएस कुछ भी कर सकता है। तो इस सारा हिंदुस्तान में जब तक ब्रिटिश सिस्टम रहेगा ना, वो लोग इनको दबा कर रखते हैं। तो जो ड्यूटी नहीं चमचागिरी होती हो तो यही बोलेगा आईपीएस की पावर क्या है, कर्नल साहब की पावर क्या है। आईपीएस हो चाहे कर्नल हो चाहे जनरल हो, कुछ भी नहीं कर सकता, जीरो है जब तक उसका जवान उसके लिए आगे नहीं खड़ा है। वो ग्राउंड में बैठकर मैप में, नक्शे में प्लानिंग बना सकता है, लेकिन लड़ाई जवान ही लड़ेगा, जैसे ही लड़ेगा। अफसर लड़ेंगे तो कैप्टन, मेजर साहब या कर्नल साहब तक ही उसमें जाएंगे। बहुत कोई फिट फोर होगा तो ब्रिगेडियर साहब निकल जाएगा, जैसे अभी बीच बीच में हम नाम सुनते हैं, सौरभ शेखावत जैसे फाइटर की जी हम जाएंगे। बाकी तो देख ही रहे हो कितने कैटेगरी लेके आके, हो तो जाना नहीं है तो बुलाओ इनको। लेकिन इन सब चीज़ों पर युद्ध की तैयारी चले और इन चीज़ों पर भी चर्चा चले। लेकिन चर्चा क्या है, तो चर्चा जो सही बात है तो उसको तो दबा देंगे, वीडियो को डिलीट करवा देंगे, ठीक है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ स्थितियाँ उस समय भी हमने देखा था, वो अंडी फंडी, और ये चीज़ें मेरी उस चैनल पर हर वीडियो में बताई हुई थी कि जब ज़रूरत पड़ेगी देश को लड़ने की, तब आपको ये अग्निवीर स्कीम और वो आपके अंडी फंडी जो बोलते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा, बहुत फौज है हमारे पास। पता नहीं कब क्या परिस्थिति हो जाए, आपका हर एक हथियार मजबूत होना चाहिए। ये नहीं है कि जी हमारे पास तो
बड़ी बड़ी बोफोर्स हैं वो हैं, तो आपके बाकी हथियार को आप जंग लगा दो। हर जगह हर एक की मजबूती और हर एक आदमी फिट होना चाहिए, लेकिन फिट 4 लोगों को लेकर बैठे हुए हैं। अभी भी मैं चाहता हूँ आप उनको छोड़ दें, अच्छी बात है। और यहाँ तक मेरी बात लगभग आप लोग समझ ही गए होंगे। नहीं समझो तो जो करना है वो कर लेना। हम तो वैसे भी मरने और मारने वाले आदमी, हम तो देश की सेना के लिए, लेकिन हम चाहते हैं यहाँ हमारे को पुलिस में गिरफ्तार कराना, फलाना ढिकड़ा, देशद्रोह के वो करना, ये करने से अच्छा तो हमारे को एक बार दे देना, हम पाकिस्तान चले जाएं, कम से कम हंसते हंसते तो 2 चारों को मार के तो मरे। ठीक है, तो ये टैग नहीं चाहिए हमारे को। ये टैग उनको दो जो डोलू पकड़ कर नौकरी करके आए हैं। या अब जाने की बारी आ रही है तो मेडिकल, क्योंकि उनको तो पता है हम अब यहाँ तो सेवादार रिटायर होने के बाद तो सेवादारी मिलेगी नहीं, और उनको बुलाया जाएगा तो कहाँ जाएंगे अब, और उनकी जगह दूसरे बंदे फिट हो गए होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें तो अब समझ में आएंगी जब जाओगे। और 2002 में लड़ाई नहीं हुई थी, नहीं तो बहुत चीज़ें, ऐसे लोग कहाँ जाएंगे, कौन सी स्थिति में फिट होंगे। ये उस अधिकारी को भी सोचना चाहिए कि आप निजी स्वार्थ के लिए आपके अपने एक मजबूत सैनिक को आपने बिल्कुल नाकारा बना दिया। युद्ध लड़े जाते हैं, युद्ध अभ्यास होते हैं, वो किस लिए होते हैं? आपका आपसी तालमेल, जो आप बड्डी बताते हो ना कि बड्डी आपका ये करेगा, लड़ाई में ये नियम है, लेकिन आपने बड्डी को तो वहाँ भेजे रखे हैं। इन चीज़ों पर गौर करें। ये मसला यहाँ मैं क्लोज करता हूँ। दूसरा पॉइंट हमारे सैनिकों के लिए, हमारे पूर्व सैनिक उस लेटर से बहुत से लोग करेंगे भाई फेक है, अभी ऐसा स्थिति नहीं है, सेना किसी को नहीं बुलाती। तो मैं इतना बता देता हूँ कि अब जब तक सैनिक सामान्य स्थिति है, लोग रिटायर्ड हो रहे हैं, तो जब वर्तमान को रिटायर किया जा रहा है तो आपको क्यों बुलाया जाएगा, पहली बात तो। लेकिन वास्तव में युद्ध होगा तो जो नियम है, नियम के अनुसार पहले 2 साल, फिर 5 साल, फिर 10 साल, जरूरत पड़ने पर ज़्यादा पीछे तक के भी उठाए जा सकते हैं, जैसे जैसे आपकी संख्या वहाँ बॉर्डर पर ज़रूरत होगी। उसके बाद जो ये भर्ती, पेंडिंग भर्ती वाले एरिया, बच्चे कह रहे नहीं जी हमारी फिट 4 है, हमें लिया नहीं, उस समय ढूंढा जाएगा आप लोगों को। उस समय आपके बीच में से कितने ही बंदे गायब हो जाएंगे। या तो पूछ लो जो 1971 या 65 जो भी पीछे लड़ाइयाँ हुई थी, उस समय आते थे गांव घर में अच्छे बंदे के, बस एक बांस का बम्बू लाते थे, तू फिट है, चल भाई टर्निंग करो और चल लड़ने के लिए। वो स्थिति भी आ जाएगी। तो तैयार रहो, पूर्व सैनिक भी अपने आप को फिट रखो, और ये मेडिकल वगैरह ये बनवाना छोड़ दो। ठीक है, पेंशन ले रहे हो, देश का नमक खा रहे हो, तो गद्दारी मत करो। दस्त लग रहे हैं, कोई बात नहीं, आपने वहाँ रहकर भी अगर वो डोलू ही पकड़ा यार अब नहीं बच के है, तो जाकर फिर आपको कहीं डोलू में एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, लंगर की ड्यूटी कर लेना, रोटियां सेक लेना, कुछ तो कर लेना, लेकिन दस्त मत लगाओ, यहाँ मेडिकल मत बनवाओ। और ख़ासकर मेरा जवान जैसे हो तो कहना चाहता हूँ, आप लोग तो, मुझे उम्मीद है 90-95% देश का जवान कभी भी इन चीज़ों में नहीं जाता, लेकिन 5% या उससे कुछ और समझ लो 10% जिन्होंने शुरू से ही ये नौकरी की है, जिनकी आदत ही चमचागिरी की है, वो कैसे लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, इस विषय पर ज़रूर ध्यान रखें। और ये सैनिकों के लिए नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो देश का युवा, एनसीसी, देश की पुलिस, जो इनको भी मौका मिल सकता है। ठीक है, पाकिस्तान से जब तक हमारी लड़ाई है कोई दिक्कत नहीं है, हमारी सेना ही इनको संभाल लेगी और इनको हथियार 72 घंटे में डलवा देगी। लेकिन अगर ये युद्ध महायुद्ध की तरफ जाता है और देश उसके सपोर्ट में आते हैं, जो कि आएंगे, धरती पर जैसे जैसे भार बढ़ता है तो वो किसी न किसी रूप में तो कम होगा ही होगा। तो उसका एक जो होता है वो युद्ध ही होता है। युद्ध, तीसरा महायुद्ध बहुत सी किताबों में लिखा हुआ है, वो होना है। तो उस समय देश के युवा जितने भी सैनिक हैं, और ख़ासकर ये पुलिस, फिर इनकी आप देखेंगे कि ये लड़ने जाते हैं या यहाँ इनकी दादागिरी है, तो मैं चाहूँगा कि उस समय पूर्व सैनिकों के साथ साथ इनको फर्स्ट लाइन में ले जाया जाए, उसके बाद एनसीसी और युवाओं के नंबर आए। ठीक है, उस समय आप लोगों की जो ताकतें हैं, जो आईपीएस और ये बनकर प्लानिंग करते हो, वहाँ चलकर पता चलेगा। यहाँ भीड़ में बंदों को कंट्रोल करके किसी पे थप्पड़ मारना, गाली गलौज करना, आप लोगों की जो भाषा है, अभी समय नहीं है इन चीज़ों पर। मैं अलग से, जैसे ही ये मसला आर पार का अगर ख़त्म हो जाता है, इसके बाद
सामान्य स्थिति आती है तो फिर इन चीज़ों पर ज़रूर एक बार चर्चा करेंगे। लेकिन इस समय सारी चीज़ें छोड़कर देश की सेना को कैसे मजबूत किया जा सकता है, कैसे सेना का साथ दिया जा सकता है, उस चीज़ों में सोचें। बहुत से हमारे छोटे छोटे वीडियो, हालांकि अब तो सबसे तरह मैसेज जा चुका है कि भैया सेना की लाइव मूवमेंट, समझ रहे हो, याद रखना, सेना की लाइव मूवमेंट कहीं भी जो इधर उधर जा रही है उसका कोई भी वीडियो शेयर ना करें, ठीक है। पुराने वीडियो आपने जोश के लिए शेयर कर दिए, इधर उधर कर दिए, वो बात अलग है। कोई भी लाइव मूवमेंट किसी भी सोशल साइट पर लाइव चलाकर, और ख़ासकर ये टीआरपी के लिए मीडिया ही घुमाती है, तो इस समय जो सेना की पावर और जो उनको एडिशनल चीज़ें दी जाती है उड़ा देंगे आपको, और कोई साथ नहीं देगा इस समय। तो इस चीज़ से बचें, किसी भी चीज़ को लाइव ना करें, ठीक है। आपने अगर वीडियो नॉर्मल बनाया है तो खैर सैनिक इतने बदतमीज़ नहीं है जितनी पुलिस का है। जैसे हम कल का वाक्य था, मैं अभी नहीं बताऊंगा, कि कुछ लोग वीडियो बना रहे थे जिनको पुलिस उठा के ले गई जी, फलाना ढिकना। तो ये मसला मैं अभी कुछ चीज़ों की वजह से बताना नहीं चाहता। जो आईपीएस साहब है, कुछ बंदों के साथ जो थानों में चीज़ें थी, वो मैं अलग से एक मसले में बताऊँगा, ये समय नहीं है बताने का। लेकिन फिर ही कह रहा हूँ कि लाइव नहीं चलाएँ कोई भी, क्योंकि आपके लाइव को दुश्मन भी देख रहे हैं। हमारी जो मूवमेंट है वो वहाँ तक नहीं पहुँचनी चाहिए। बाकी तो आज के दौर में बहुत सी ऐसी सैटेलाइट हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिसको सबको पता चलता है साफ साफ कि दुश्मन की क्या मूवमेंट है या हमारी क्या मूवमेंट है, वो वहाँ से सबको पता चलता है। लेकिन फिर भी जो रीतियाँ चली हुई हैं, कुरीतियाँ चली हुई हैं, उनको मिटाना इतनी जल्दी संभव नहीं है, तो उससे बच कर रहे हैं। और अब ये चीज़ें सबके पास जा चुकी हैं, किसी को बोलना है तो वो बगैर वीडियो के ही बोले। अभी भी लोग वीडियो डालकर फिर शिक्षा दे रहे हैं। हमारे बड़े बड़े जनरल साहब उनमें खुद वीडियो लगाकर, देखो जी ये वीडियो है, इस तरह का नहीं डालना है। अरे आप वैसे ही बोल दो, लोग समझदार हैं। हिंदुस्तान पढ़ा लिखा है, आज अनपढ़ देश नहीं है। अनपढ़ होगा तो वो लाइव चलाएगा भी नहीं, और समझदार आदमी इतने में ही समझ जाएगा। बाकी वीडियो देखें और शेयर करें और तैयार रहें, देश का मनोबल बढ़ाएं, दुश्मन की चिंता ना करें। अगर दुश्मन के साथ प्रेम पालकर आप देश में बैठे हो तो इस बार जो लड़ाई होगी बाहरी लोगों के साथ साथ जो अंदर चीज़ें हैं, मौका मिला तो उनको भी गवर्नमेंट ठीक कर सकती है। और गवर्नमेंट ठीक नहीं करेगी तो हमारे जैसे सिरफरे ठीक करेंगे, ठीक है, क्योंकि मौका देगा भगवान। तो अगर ऐसा कोई पाल कर बैठा है पाकिस्तानी प्रेम, तो बहम निकाल देना। कोई भी धर्म, कोई भी मजहब यही सिखाता है कि जब देश के ऊपर, जहाँ जिस धरती में आप जन्मे हो, जो देश आपका है वही आपका सब कुछ है, और उसके लिए ही आपको सब कुछ लड़ना चाहिए। उसमें ना हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इस तरह का नाटक नहीं होना चाहिए। कुछ हमारे भी भाई इस तरह के जो कर रहे हैं जी, ये फलाना लिखना, इस तरह की ना करें। चंदे के लोग होते हैं हर जगह, उन चंदे के लोगों की वजह से देश के अंदरूनी सिस्टम को कमज़ोर ना करो, ठीक है। मिलकर लड़ना है, और एक बार इस बार ऐसी लड़ाई हो तो कि पुराना हिंदुस्तान, जिसकी सीमाएं कहाँ से कहाँ तक थी, वो हिंदुस्तान अगर आप देखना चाहते हो तो एकजुट हो जाओ। अगर वो हिंदुस्तान एक हो गया ना, पुराना हिंदुस्तान, तो वर्ल्ड में राज करेगा हिंदुस्तान। ये ऑलरेडी ही इतिहास में पहले ही बड़े बड़े लोगों ने लिख दिया है कि हिंदुस्तान की सत्ता आएगी, जो हिंदुस्तान वर्ल्ड में राज करेगा करेगा। बाकी लोग चाहते तो हैं लड़ाई करे, टूट जाए, लेकिन हम टूटेंगे नहीं। कई कई चीज़ें जब समय के अनुसार होती है, हम लड़ेंगे, कब्जा करेंगे, पूरा एकजुट कर देंगे देश को, तो फिर ये जो है ना, छोटे छोटे जो अपने आप को बहुत महाशक्ति बता रही, महाशक्तियों को चुटकियों में महाशक्ति दिखाएंगे। हिंदुस्तान में वीरों की कमी नहीं है। बस यहाँ घूसखोरी, कमीशन खोरी, युद्ध के हथियारों में भी हेरा फेरी, हर जगह जो गिद्ध बैठे हैं उन गिद्धों पर भी नज़र रखनी है आपको। वो गिद्ध इस समय भी सिर्फ पैसा कैसे बचाया जाए, अपने निजी स्वार्थ देख रहे हैं। उन गिद्धों को शिक्षा या उनका भी सफाया करना है। बाकी वीडियो देखें और शेयर करें। आगे जो भी अपडेट होगी देते रहेंगे। और ये कोई फिक्र ना करे कि मेरा बच्चा लड़ाई में है, मेरा पति है, मेरा भाई है। वहाँ सभी जो गए हैं वो सभी को अपना भाई, जैसे जनरल करीब साहब ने कहा था कि सभी मेरे बच्चे हैं, सभी मेरे भाई हैं, तो हर एक देशवासी को यही सोचना चाहिए और उनका सपोर्ट करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।